ठीक, कल हमने आपको काइनेटिक एनर्जी तक बता दिया था। आप लोग लिखो इसके बाद बेटा, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। बातें नहीं करो, लिखो काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। चलो, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन तो आप लोगों को पता ही है। क्या फॉर्मूला होता है? V इक्वल्स टू √m k। सही है, ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है। अब इसमें हम लोग को ये भी पता है कि अगर मास को, डिपेंडेंसी दिमाग में है सारी, अगर मास कांस्टेंट हो गया तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जिससे इक्वेशन क्या बनेगी? P1/P2 इज इक्वल टू √k1/K2। अगर दो बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास, जिसका मास ज्यादा उसी का मोमेंटम ज्यादा। तो ये पढ़ा हुआ है ना पहले भी हम लोगों ने। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है दो बॉडीज का, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो यही फॉर्मूला बन जाएगा P/√m इज इक्वल टू √2k। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाएगा? तो दो बॉडीज का अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब जिसका मास ज्यादा उसी काइनेटिक एनर्जी कम। तो K2/K1 इज इक्वल टू m1/m2 बन जाएगा। ये 10th तक पढ़ा तो है हम लोगों ने, ठीक है? सबको पता है ये चीज। लिखने का मन तो लिख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो है इसमें, ठीक है? जल्दी जल्दी करिएगा। तो ये सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद लिखिए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम याद है? चड्डा चड्डा वर्क एनर्जी थ्योरम बताओ। हाँ भैया भैया, करो करो याद करो। ध्यान, हाँ बताओ। बड़ा बता है ना, याद है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम? नहीं याद है? बाकी को तो याद होगा। देखो, हाँ बता देखो, बॉडी को बेटा, बॉडी ए पॉइंट पे है, ध्यान आपको देख लो बेटा। बॉडी ए पॉइंट पे है और ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। और इस पॉइंट पे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k1। बॉडी पे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? मास में तो कोई चेंज आया नहीं होगा। तो जो वर्क किया गया बॉडी को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, वो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की चेंज के बराबर होगा। According to work energy theorem, the work done in moving a body from one point to another is equal to increase in its kinetic, a change in its kinetic energy। ये work energy theorem हमने पढ़ा ही है 10th तक। अब इसी को प्रूफ करना है। वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आएगा, ये प्रूफ करना। सही है? तो देखो, सबसे पहले तो वर्क डन किसके फॉर्म में, सॉरी, जो काइनेटिक एनर्जी है वो वर्क डन के फॉर्म में होगी। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ dx या एफ dx, इंटीग्रेशन एफ इंटू dx। तो वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फोर्स की जगह क्या लिखोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन dx। तो वर्क इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt इंटू ds। सही बात है। मास कांस्टेंट ds/dt क्या बन जाएगा? dt
आ गया होगा समझ में। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बॉडी की, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v² 2 u से लेके कहाँ तक, पहले अपर लिमिट लगाओगे v की जगह v लिखोगे, v² 2 माइनस लोअर लिमिट लगाओगे v की जगह क्या लिखोगे, u²/2। तो mv² 2 माइनस mu² 2 हाफ mv² माइनस हाफ mu², ये कितना आएगा k2 माइनस k1 दैट इज डेल्टा k। नहीं आया समझ में, वर्क एनर्जी हाँ देखो, इसके बाद देखो इसी टॉपिक पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखो। A toy rocket of mass 0.1 kg has a small fuel of mass 0.02 kg। एक टॉय रॉकेट है, उस टॉय रॉकेट का मास है 0.1 kg और उसके अंदर जो फ्यूल है वो 0.02 kg का फ्यूल है, विच इट बर्न्स आउट इन 3 सेकेंड। और ये फ्यूल जो है वो 3 सेकेंड के अंदर अंदर जला देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी हो गई c, ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ ट्रैक इट गेट्स अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और वो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पकड़ लेता है जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट थ्रस्ट ऑन द रॉकेट। तो बताइए उस रॉकेट पे थ्रस्ट क्या लगा। थ्रस्ट मतलब फोर्स, थ्रस्ट मतलब हमें क्या निकालना है, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ रॉकेट कितना है 0.1 और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस u अपॉन t। तो 0.1 वेलोसिटी फाइनली 20 माइनस 0 कितने टाइम में पकड़ी थी 3। तो 2/3 न्यूटन का क्या आ गया फोर्स, जो थ्रस्ट उस पे लग रहा था। सेकेंड पार्ट कह रहा है एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ द फ्यूल कितना होगा। एनर्जी कंटेंट सेकेंड पार्ट में, एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल कितना होगा। इधर गया एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल। देखो एनर्जी कंटेंट पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल निकालने के लिए हमें टोटल एनर्जी मास ऑफ फ्यूल से क्या करना होगा डिवाइड। भाई एनर्जी पर यूनिट मास का मतलब टोटल एनर्जी अपॉन मास ऑफ फ्यूल। नहीं समझे मेरी बात, ये तो लिखा है। तो टोटल एनर्जी ऑफ रॉकेट निकालना है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, या तो आप फोर्स, एनर्जी मतलब वर्क, या तो आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लीजिए। फोर्स कितना लग रहा है 2/3 और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला S = ut + ½ at² लगा दीजिए, उससे भी वर्क आ जाएगा। और क्योंकि ये रॉकेट चल रहा है तो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी जो होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। और मास ऑफ फ्यूल कितना है 0.0। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉकेट निकाल लो, ½ × 0.1 × कितनी वेलोसिटी भाग रहा है 20 ये आ जाएगा जूल पर केजी। एनर्जी कंटेंट आ गया होगा समझ में। देखोगे क्या, इतना आसान तो है। हाँ बेटा पूछिए। फ्यूल के मास से क्या करना, रॉकेट का थ्रस्ट निकालना, तो घंटा चला जाएगा ना के बराबर ऐसे नहीं। अब आप ये सोचिए तो उसको कंसीडर करें उसके अंदर, लेकिन वो धीमे धीमे dm/dt कम होता चला जाएगा, तो हमको दिया ही नहीं।
या तो वो रॉकेट की तरह हो, पास पास सब में हो जाओगे, है ठीक है। तनवी पेपर नहीं आई थी, पेपर नहीं आती थी, ये बार बार होगी नहीं यार, मुश्किल लग रहा। कोई फिजिकल में, हाँ फिजिकल में आगे बढ़ते हैं, हटाएं आसान क्वेश्चन है। चलो अगला सवाल देखो भैया, बातें ना करो, अगला सवाल देखो। A short traveling at a rate of 100 meter, a short traveling at a rate of 100 meter per second is just able to pierce a plank 4 centimeter thick। 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा शॉट 4 सेंटीमीटर थिकनेस वाले को पियर्स कर देता है, छीड़ देता है, जस्ट पियर्स कर देता है। What velocity is required to pierce? कितनी वेलोसिटी लगेगी ताकि वो 9 सेंटीमीटर वाले को पियर्स कर दे? सवाल समझ गए हो? सवाल क्या है, 100 सेंटीमीटर से आ रही गोली 4 सेंटीमीटर की दीवार को छीन लेती है, तो कितनी वेलोसिटी से आए गोली की 9 सेंटीमीटर की दीवार को छीन ले? क्या लगता है? यूनिटरी मेथड तब जब डायरेक्ट डिपेंडेंसी हो। भाई देखो, आप लोग सब लोग देखो यूनिटरी मेथड के बारे में एक बात समझो कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो यूनिटरी मेथड लगता है। और इसलिए कुछ भी लगाने से पहले डिपेंडेंसी को पता है। हाँ भैया, तो वेलोसिटी की डिस्टेंस से देखो, बात समझो, जो रॉकेट हो, क्या है यार ये बुलेट में काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में होगी? वर्क डन के फॉर्म में। नहीं समझ पाए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया? गोली तो दोनों ही केसेस में सेम है, गोली तो दोनों ही केसेस में क्या है? मास दोनों का क्या होगा? सेम, मतलब फोर्स क्या लगाएगी? सेम। तो v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s। ये समझ में आया? मास सेम, फोर्स लगाएगी सेम, v² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? s। तो v1² अपॉन v2² इज इक्वल टू s1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी? s2 हो जाएगी। नहीं समझ में आया? तो v1² 100 का स्क्वायर, v2 आपको पता करना है, s1 है 4, s2 कितना है 9, अंडर रूट करो 100 बाई v2 इज इक्वल टू 2 बाई 3, 300 बाई 2, 150 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से गोली जाएगी, तो 9 सेंटीमीटर को छीन पाएगी। तो बात समझ आई? नहीं समझ में? एकदम आसान है। चलिए देखिए, इधर ध्यान दो, अगला सवाल। सवाल क्या है? It is well known that a raindrop or a small पत्थर falls under the influence of downward gravitational force and the opposing resistive force। क्या बोला चंदा? एक रेन ड्रॉप या छोटा पत्थर जो गिरता है वो ग्रेविटी की वजह से गिरता है, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है और रेजिस्टिव फोर्स उसको कहाँ लेके जाती है? ऊपर लेके जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब सवाल क्या है? कंसीडर अ पत्थर ऑफ मास 1 ग्राम। एक पत्थर कंसीडर करो, मास है कितना ग्राम? 1 ग्राम। क्या हो गया भाई?
फॉलिंग फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट 8 किलोमीटर, 1000 मीटर की ऊंचाई से ये पत्थर गिर रहा है छोटा सा। अब ये इतना छोटा पत्थर है कि हवा भी उसको लहराएगी। नहीं समझ मेरी बात? 1 किलो का होता तो सीधा ग्रेविटी लगती उस पर, डिस्कस फोर्स या अपोजिंग फोर्स क्या ही लगता, लेकिन इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। जब ये जमीन से टकराएगा तो कितनी रफ्तार रहेगी? 50 मीटर पर सेकेंड रहेगी। बहुत उम्दा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? तो वो जो अननोन रेजिस्टिव फोर्स है उसने कितना काम किया? वर्क डन बाय अननोन रोकने वाली फोर्स। नहीं, सवाल समझे कि नहीं समझे? क्या क्या हो गया? मजा आ रहा है क्या? नहीं सर। इधर देखिए भैया, इधर देखिए। 1 ग्राम का पत्थर है, 1000 मीटर की हाइट से छोड़ा गया, टकराता जमीन से 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? उस पर ग्रेविटी। तो जब गिरा होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब गिर रहा होगा तो क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी? 0, और कुछ वेलोसिटी उसने पकड़ी है, मतलब उसने काइनेटिक एनर्जी भी पकड़ी है, मतलब उसने पोटेंशियल एनर्जी भी थी उसमें, उसने काइनेटिक एनर्जी भी पकड़ी है। सही है। तो बताइए कि जो रेजिस्टिव फोर्सेस है उसने कितना वर्क किया है? नहीं समझ पाए? उसको रोकने के लिए जो काम किया है रेजिस्टिव फोर्स, करो भैया करो। अच्छा पहले काइनेटिक एनर्जी तो निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी निकालो, इतना तो कर दो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? mgh। मास है अपने पास 100, 10 की पावर -3 किलो। मास 10 की पावर -3 है, ग्रेविटी 10 है, हाइट 10 की पावर 3 है। 10 जूल का क्या आ गया? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये वर्क डन बाय ग्रेविटी भी होती है। भाई बॉडी चल रही है तो जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी है, बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो जो वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो 10 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव है? पहले K2 माइनस K1, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², और पहले काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी? 0। सुन लो ना भैया, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी? तो ½ × 10 की पावर -3 × 50 का स्क्वायर, ये कितना आएगा? 2500/2 कितना हो गया? 1250 × 10 की पावर -3, 1.25 जूल की काइनेटिक एनर्जी हो गई। नहीं समझ में आया? अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन सोचो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। वर्क डन बाय ग्रेविटी मतलब पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी को कहाँ ला रही है? नीचे। सही है। वर्क डन बाय द कौन सा? अननोन फोर्स। वर्क डन बाय द अननोन फोर्स, बॉडी को कहाँ भेजेगा? लेकिन फिर भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अननोन फोर्स इज द टोटल वर्क डन व्हिच विल बी द कॉज ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है 1.25, वर्क डन बाय द ग्रेविटी है 10। अननोन ने कितना काम किया? अननोन ने काम किया है 8.75 जूल। नहीं समझ पाए? लेकिन ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव तो आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? कर दो। हम ये कह रहे हैं कि भैया 10 जूल की पोटेंशियल एनर्जी ऊपर थी बॉडी में हाइट की वजह से, बॉडी नीचे आते 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 यहाँ जब टकराएगी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जहाँ तक हम लोग ने पढ़ा है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना होगा तो 10 जूल की तो वो काइनेटिक बन जाएगी, लेकिन काइनेटिक बन कितनी रही है? 1.25 की बन रही है। मतलब जो ये जो
8.75 जूल खा गई हवा, उसी की वजह से तो 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार है। अगर मान लो पूरा का पूरा 10 जूल ही नीचे जाता तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती? तो हाफ mv स्क्वायर लगा लेते, मास लिया ही है 10 जूल की जगह, वैल्यू पुट करके आ जाता है। कितनी आती? 20,000। अरे 10 इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v स्क्वायर, 20,000 का गुण था, 20,000 का। सही है। चलो अगला सवाल करते हैं। पीजिए आओ भाई। हाँ शायद नहीं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। दोनों का बहुत डिफरेंस। हाँ ये भी सही बात है, चाहे ठीक है। चलो अगला सवाल भैया बहुत अच्छा सवाल है, आप लोगों को करना है। अ ब्लॉक ऑफ मास, बेटा नहीं लिख पाए थे क्या पिछला वाला? ये भी है ना। चलो देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलो मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा, एक मास है 1 किलो का, जो 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से एक रफ जगह पे इंटर मारता है। मतलब पहले प्लेन था, स्मूथ था, फिर रफ जगह पे इंटर मारता है। जब इंटर मारता है तो स्पीड कितनी होती है? 2। इंटर्स अ रफ इंक्लाइंड प्लेन रेंजिंग 0.1 to 2.0, x इक्वल टू 0.1 मीटर से x इक्वल टू 2.01, मतलब 2 मीटर का रफ सरफेस है। ये 0.1 है, ये 2.01 है, तो रफ सरफेस कितना हो गया? 2 मीटर। यहाँ उसको रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा, है ना। द रिटार्डिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द रिटार्डिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू k by x माइनस k by x। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे लगने वाला रिटार्डिंग फोर्स क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? ठीक है, ना इसके बाद लगेगा ना उसके बाद लगेगा। ठीक है, अब आगे देखो, k जो है 0.5 दी, k 0.5 जूल दिया है। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक जैसे ही वो रफ सरफेस से बाहर निकले? मतलब जब वो जैसे ही बाहर निकला तब उसकी स्पीड क्या हो? सवाल समझ में आया कि नहीं है? जब वो बाहर निकलेगा तो बतानी है स्पीड। कर लोगे कि करवाएं? बताएं। हाँ अच्छा देखो सब लोग बोर्ड पे, इस क्वेश्चन को तमीज से समझ लीजिएगा। 2 तरीके से कर सकते हैं, तो हम पहला वाला तरीका बताते हैं आपको। क्या है? लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ से लेके यहाँ तक लगा रहे हैं, ए से लेके बी तक। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क एनर्जी। सही है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी वहां पे माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, इक्वल टू वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो बात समझ आई? अब K2 निकालने के लिए K1 प्लस W लगेगा। K2 निकालना है, K1 प्लस क्या लगेगा? अब देखो K1 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रही होगी उसकी? हाफ mv स्क्वायर। क्या हुआ बेटा? पानी पिएंगे? पानी पी के आ। देखो भाई इधर देखो, बढ़िया है।
काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर और वर्क। अब हमको ये बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये वाली वर्क, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए जो वर्क है वो वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया जा रहा है, ये वेरिंग फोर्स है ना, और वेरिएबल फोर्स द्वारा किया गया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल एफ डी एक्स। बोलो बात समझ आई। तो K2 इज इक्वल टू हाफ मास की जगह एक वेलोसिटी पहले कितनी थी 2 का स्क्वायर, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई अपने पास भैया 2। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 2। तो 2 प्लस F की जगह क्या लिखोगे माइनस के बाई एक्स डी एक्स। तो बात समझ आई। तो ये हो गया 2 माइनस के बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ। अब हम लोग क्या करेंगे 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x बेस e। जैसे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स, उसी प्रकार 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, और बेस में e छुपा रहेगा। और जाना कहां से कहां तक, ये रफ सरफेस कहां से कहां तक है 0.1 मीटर से लेके 2.01 मीटर। तो ये बात समझ आई कि नहीं, क्लियर हो गया एकदम। तो काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू 2 माइनस के की जगह 0.5 लिखा। देखो ये अपना e हटेगा और आगे 2.303 मल्टीप्लाई होगा, तो बेस में क्या आ जाएगा 10। बायो वाले ये बात याद कर ली, बाकी सभी याद कर ले। बेस e हटेगा, बेस चढ़ाएगा 2.303 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लिमिट लगाने जा रहे हैं 0.5 इंटू 2.303। बातें नहीं करो, पहले x की जगह क्या लिखोगे 2.01 माइनस x की जगह क्या लिखोगे 0.1। 2 माइनस 0.5 इंटू 2.303 log m माइनस log n क्या बनेगा log ये बाई ये कितना आएगा 201 बाई 10। अब इसको सॉल्व करना ठीक है। 201 बाई 10 मतलब log 20.1 हुआ लगभग। अब log 20.1 की वैल्यू log 20 की वैल्यू निकाल लेना, उसी हिसाब से इसको सॉल्व कर देना। log 20 किससे आएगा, जो इनके पास कैलकुलेटर उनके पास कैलकुलेटर से आएगा, और जिनके पास नहीं है उनके लिए देखो log 20 कैसे निकालोगे। log 20 log 2 इंटू 10, log 2 इंटू 10 का मतलब log 2 प्लस log 10। log 2 की वैल्यू याद करनी पड़ेगी 0.3010। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये सॉल्व करके आ गया 1.3010। log 20 की वैल्यू 1.3010 लेके 1.3 लेके इसको मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देना, काइनेटिक एनर्जी आएगी। काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लगा दोगे, निकलने वाली क्या आ जाएगी वेलोसिटी। नहीं पल्ले पड़ा dx का काम होता है x को इंटीग्रेट कराना। देखो बेटा अगला सवाल है इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, अगर बॉडी का लीनियर मोमेंटम 20% बढ़ जाता है, what will be the percentage increase in the kinetic energy of body? Percentage increase in काइनेटिक एनर्जी कितना होएगा, समझे। अगर मोमेंटम 20% बढ़ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी। कैसे करोगे, देखो हाँ मास कांस्टेंट रहेगा बॉडी का। किस तरह से करो, देखो फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk।
तो पहले जो है क्या, देखो दो तरीके से कर सकते हैं, एक लंबा तरीका एक छोटा तरीका। पहले वो कंसेप्ट वाला लंबा तरीका बताते हैं, फिर छोटा बता देंगे, ठीक है। आओ देखो, सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम को क्या मान लो, p मान लो, सही है। फिर मोमेंटम जो है वो 20% बढ़ गया का मतलब क्या हो गया, p प्लस 20% ऑफ p, कितना हो जाएगा, p प्लस 20 p बाई 100, कितना आ गया, p प्लस p बाई 5, 6p बाई, सही है। अब पहले मोमेंटम ये था, बाद में मोमेंटम ये हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या था, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस मोमेंटम से पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, डायरेक्ट हम लोग लगा सकते फ्रॉम p इक्वल टू अंडर रूट 2mk, p1 अपॉन p2 इज इक्वल टू अंडर रूट k1 अपॉन k2 लगाएंगे। p1 की जगह p, p2 की जगह 6p बाई 5, अंडर रूट k1 की जगह k1, k2 की जगह k2, ये आ गया 5 बाई 6 इक्वल्स टू अंडर रूट k1 बाई k2, 25 बाई 36 आ गया k1 अपॉन, बात समझ में आ गई, k1 बाई k2 आ गया। अब परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालोगे, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, नहीं समझे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो भैया फाइनल का x के टर्म्स में लेके इसको, k2 को कह दो 36x, k1 को कह दो 25x अपॉन 25x इंटू 100, कितना आ जाएगा ये 11x बाई 25x इंटू 100, ये आ गया 44%। आया समझ में, कर लो। ये हटा दे, आसान तो है। विश्वास समझ आया, और घर जाके रेगुलर पढ़ लेना, बस इतना कर लेना, ठीक है, बात की टेंशन मत रख। देखो बेटा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। देखो, क्वेश्चंस ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, questions on law of conservation of energy। नहीं 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 नहीं, इसके पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा इस चीज को। काटो 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 हाँ, शार्प करो। इसके बाद लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। पहले ये पढ़ो, हम लोग को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो पता ही है, mgh होती है, पता है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh होती है, ये हम लोग को पता है। हम लोग को पहले पढ़ना होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ठीक है। देखो स्प्रिंग,
इधर ध्यान दो बेटा, समझ। एक मास m को जो है स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया। जब इस मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा था तो स्प्रिंग डिस्प्लेसमेंट भी नहीं करेगी, मतलब x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही बात है। जब इस मास पे Fx फोर्स लगाया गया जिसकी वजह से इस मास ने x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक बात है। अब Fx फोर्स जब हटाओगे, मान लो यहाँ से Fx फोर्स क्या कर दिया, तो ये मास उतना ही पीछे आएगा जितना वो क्या गया था आगे। किस फोर्स से पीछे आएगा, रिस्टोरिंग फोर्स। कौन से फोर्स से, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस पीछे की तरफ लेके आएगा। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, देखो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है बॉडी पे वो किस पे डिपेंड करेगा, एक तो कितना खींचा गया उस पे। बॉडी को जितना ज्यादा खींचोगे उतना ही ज्यादा तेजी से वो क्या आएगी, वापस आएगी। तो जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कराओगे आगे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, पीछे की तरफ। सही बात है। और साथ ही साथ जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, के, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट जो कह लीजिए आप लोग, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इस फोर्स कांस्टेंट का मतलब क्या है, जरा एक मिनट देखो, सोचो। F इज इक्वल टू के एक्स है मान लो, तो K क्या चीज है, K है F डिवाइडेड बाई एक्स। K क्या है, F डिवाइडेड बाई, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ जो उस स्ट्रिंग पे लग रही है वो K बताएगा। व्हाट इज K, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन द स्ट्रिंग या स्प्रिंग। आपको बताएं कि अगर मान लो ये स्प्रिंग है तो इतनी सी जगह पे उस पर क्या फोर्स लग रहा है, भाई लग तो पूरे पे फोर्स रहा है जिससे वो खींच रही है, लेकिन इतनी सी जगह पे क्या फोर्स लग रहा है, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। और ये डिपेंड किस पे करता है, ये स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करता है। आप ऐसा सोचो ना कि अगर एक पतली स्प्रिंग है, एक पतली स्प्रिंग है तो वो ज़्यादा खींचेगी, एक मोटी स्प्रिंग है तो उसको खींचने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, पतली स्प्रिंग को खींचने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसका क्या होगा, कम। मोटी स्प्रिंग को उतना ही खींचने के लिए फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, जिससे उसका के क्या होगा, नहीं समझ पाए। तो वो स्प्रिंग के या स्प्रिंग के नेचर पे डिपेंड करती है के वैल्यू, ठीक है। ये आया कि नहीं आया। अब वर्क का फॉर्मूला देखो, क्या ये वर्क डन, बॉडी को जब खींचा गया होगा मतलब फोर्स लगाया जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द स्प्रिंग ऑन द मास। वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। फोर्स कितना लग रहा है, के एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डी एक्स।
अब इस चीज को फील कर पा रहे हो? ये जो dx है, ये dx है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो इस स्प्रिंग ने किया होगा F फोर्स लगा के, थोड़ा सा फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट क्या किया गया, dx। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम dx को इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। फिर से dW is the small amount of work done in displacing the body by small displacement dx। समझे इसका मतलब? dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए dW वर्क, तो इंटीग्रेट कर दोगे तो W is equal to इंटीग्रेशन f dx, तो टोटल वर्क कितना आएगा उसको डिस्प्लेस करने के लिए? नहीं बदले पड़ा, k कांस्टेंट है बाहर उठा लो, इंटीग्रेशन किसका करना है, x। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई, लिमिट लगा दे कहो, x स्क्वायर बाई 2, 0 से लेके x। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0, और डिस्प्लेसमेंट किया कितना गया, x। वर्क का फॉर्मूला आ गया हाफ kx। नहीं समझ पाए? अब क्योंकि वर्क का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर आया है, अब यहीं से बात को फील करना हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखिएगा। मान लो कि भैया स्प्रिंग को जो है x खींचा गया, तो W वर्क किया गया, दैट इज हाफ kx स्क्वायर वर्क किया गया, ठीक है। अब इस टाइम पे अगर इसको छोड़ देंगे तो ये वापस हाथ पे जाके लगेगी, तो इस स्टेट में जो लाने के लिए वर्क किया गया है, अब वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला क्या है स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड, इसके ऊपर लिखना, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। अब इसको जरा ऐसे सोचो, मान लो हमने बाण को इतना खींचा, तो जब छोड़ेंगे तो वो थोड़ी दूर जाएगा, इतना खींचा और दूर जाएगा, इतना खींचा वो और दूर जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ाओगे स्प्रिंग के अंदर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, और जब वो छोड़ोगे तो वही पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। समझ में आया?